हेलो फ्रेंड्स। आज हम घटना चक्र के पॉलिटी सब्जेक्ट भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है भारत संवैधानिक विकास। इसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ उस सभी क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन भी हम देखेंगे। आइए हम डिस्कस करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? इसका उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसका डिटेल देखते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है, मैच करना है। इसमें जो है नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773, इंग्लिश मशीनरी को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833। आइए इसका डिटेल देखते हैं। नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान है। पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, नियंत्रण परिषद की स्थापना चार्टर अधिनियम 1813, इंग्लिश मशीनरी को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1833, गवर्नर की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। इसका उत्तर है डी में 1, 2 और 3। 1813 की चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद, इसका डिटेल है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने का। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैविडिश वेंटिक 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा के माध्यम में लाया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेवलियन थे, जबकि एच.टी. प्रिंसेप परचाय शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? इसका उत्तर है 1813 का चार्टर एक्ट।
1813 का चार्टर अधिनियम में ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी केवल राजनीतिक कार्य ही करने के थे। अगला क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया। ये भी सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। ये गलत है। इसे हमारा जो है ऑप्शन ए सही होता है। 1 और 2, केवल 1 और 2। डिटेल देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट में हालांकि कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया और यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही है, परंतु कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया, जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उनकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? अधिनियम 1800, चार्टर एक्ट 1833 एक सही है। इसका डिटेल है, चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक के कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारणा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। अगले टॉपिक को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।